भारत में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ऑफिशियली हम तो बस समाज सेवा करते हैं वाली वाइब देती हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उनसे जी सर मोड में बात करते हैं। और ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। अब आरएसएस खुद को कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताती है। मतलब टेक्निकली वो इलेक्शन नहीं लड़ती, चुनाव चिन्ह नहीं होता, मैनिफेस्टो नहीं आता, लेकिन फिर भी इंडिया की पॉलिटिक्स में उसका इन्फ्लुएंस ऐसा है जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में वो बंदा जिसने ऑफिशियली कुछ नहीं किया लेकिन पूरी क्लास उसी से पूछ रही है, भाई अब आगे क्या करना है। और ऑनेस्टली यही चीज लोगों को कंफ्यूज भी करती है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो फिर इतनी पावर आती कहां से है। देखिए, आरएसएस को लेकर कंट्रोवर्सीज नहीं है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ओपिक है, मतलब अंदर डिसीजन कैसे होते हैं, फंडिंग कहां से आती है, इंटरनल डेमोक्रेसी कैसी है, ये सब चीजें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखती। ऊपर से उसका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हिंदुत्व भी हमेशा डिबेट में रहता है। सपोर्टर्स कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म है, क्रिटिक्स कहते हैं सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चैलेंज बन सकता है। अब यह कहानी इंटरेस्टिंग तब हुई जब 2014 में नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पर फुल पावर मोड में आए, क्योंकि मोदी जी खुद आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और उनके आने के बाद बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा विजिबल और पावरफुल हो गया। मतलब पहले आरएसएस को लोग बैकस्टेज डायरेक्टर समझते थे, अब ऑडियंस को भी साफ दिखने लगा कि अरे भाई, स्क्रिप्ट राइटिंग डिपार्टमेंट भी यहीं बैठा है। और इसी दौरान आरएसएस इकोसिस्टम बहुत तेजी से एक्सपैंड भी हुआ। स्कूल्स, वेलफेयर ग्रुप्स, स्टूडेंट आउटरीच, सोशल कैंपेन्स, टेंपल नेटवर्क्स, हर जगह प्रेजेंस बढ़ने लगी। पहले आरएसएस की इमेज एक सिंपल लो प्रोफाइल प्रचारक वाली थी, झोला लेकर क्वाइटली काम करने वाले लोग, लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ज्यादा रिसोर्सफुल और ऑर्गेनाइज्ड दिखने लगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात समझिए, आरएसएस नॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह सिर्फ अगले चुनाव के पीछे नहीं भागती। उनका अप्रोच लॉन्ग टर्म है, बहुत लॉन्ग टर्म, इतना लॉन्ग टर्म कि कुछ लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी देखकर बोल दें, भाई आरएसएस जैसी पेशेंस चाहिए। वो डेकेड्स में सोचते हैं, स्कूल्स बनाओ, कैडर तैयार करो, टेम्पल्स में नेटवर्क बनाओ, स्टूडेंट्स तक पहुंचो, सोशल लीजिमिटी बिल्ड करो, यानी इलेक्शन जीतना फाइनल गोल हो सकता है, लेकिन प्रोसेस उससे कहीं बड़ा है। और यही वजह है कि अगर आप सिर्फ बीजेपी के इलेक्शन रिजल्ट्स देखकर आरएसएस की ताकत मेजर करेंगे, स्पेशली साउथ इंडिया में, तो पिक्चर अधूरी रह जाएगी। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस टेक्निकली अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों का कनेक्शन बहुत डीप है। बीजेपी को ब्रॉडली आरएसएस इकोसिस्टम का पॉलिटिकल आर्म माना जाता है। लीडरशिप पाइपलाइन हो, आइडियोलॉजी हो, ग्राउंड कैडर हो, कनेक्शन हर जगह दिखता है। अब साउथ इंडिया पर नजर डालिए, अगर बीजेपी सच में पूरे साउथ पर वेव ला चुकी होती ना, तो नंबर्स कुछ और होते। कर्नाटक अभी भी बीजेपी की साउदर्न पॉलिटिक्स की बैकबोन है, तेलंगाना में थोड़ा ग्रोथ दिखता है, लेकिन तमिलनाडु अभी भी ऑलमोस्ट जीरो ब्रेक थ्रू। केरल, वहां 1-2 सीट से ज्यादा मोमेंटम नहीं बन पाया। आंध्र प्रदेश में भी परफॉर्मेंस अक्सर रीजनल अलायंसेस पर डिपेंड करती है। और मजेदार बात यह है कि बीजेपी ने साउदर्न सीट्स पर कॉन्टेस्ट करना लगातार बढ़ाया। 2014 में करीब 90 सीट्स, 2019 में 129 और 2024 में 111 सीट्स, लेकिन सीट्स वॉन 2019 और 2024 दोनों में लगभग 29 के आसपास ही स्टक। मतलब कोशिशें बढ़ रही हैं, पोस्टर्स बढ़ रहे हैं, स्पीचेस बढ़ रही हैं, लेकिन साउथ इंडियन वोटर अभी भी ऐसे देख रहा है जैसे जोमेटो डिलीवरी वाला रॉन्ग एड्रेस पर पहुंच गया हो। सबसे पहले केरला की बात करते हैं। अब केरला को लेकर नॉर्थ इंडिया में एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है। वहां तो बस कम्युनिज्म, लिटरेसी और कोकोनट ऑयल चलता है, लेकिन पॉलिटिकली केरला आरएसएस के लिए कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये उनका सबसे सीरियस लॉन्ग टर्म बैटल ग्राउंड्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस ने केरला में करीब 7,000 शाखाओं तक अपना नेटवर्क बढ़ाया है, और टारगेट क्या बताया गया कि 2026 तक हर विलेज में शाखा हो। भाई, ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे जियो टावर एक्सपेंशन चल रहा हो। नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ संख्या नहीं है, स्ट्रैटेजी है।
आरएसएस ने केरला को ऑपरेशनल रीजन्स में डिवाइड किया, ऑर्गेनाइजेशन टाइटन किया, आउटरीच प्रोग्राम्स बढ़ाए और अब काम सिर्फ मॉर्निंग ड्रिल्स तक लिमिटेड नहीं है। पहले लोगों के दिमाग में शखा मतलब शॉर्ट्स पहनकर डंडा प्रैक्टिस करने वाली इमेज आती थी, लेकिन अब स्ट्रैटेजी कहीं ज्यादा सोशली एम्बेडेड दिखती है। हाउस होल्ड आउटरीच, कास्ट आउटरीच, टेम्पल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी गैदरिंग्स, माइनॉरिटी कॉन्टैक्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन अब डायरेक्ट सोशल पेनिट्रेशन मोड में काम कर रही है। और सबसे सरप्राइजिंग पार्ट, आरएसएस फंक्शनरीज खुद क्लेम करते हैं कि उन्होंने करीब 22 लाख हाउस होल्ड्स तक रीच किया, जिसमें हजारों मुस्लिम और क्रिश्चियन फैमिलीज भी शामिल थी। अब इमेजिन कीजिए, केरला का एक अंकल दरवाजा खोलते हैं, सोचते हैं अमेज़न डिलीवरी आई होगी और सामने आरएसएस वॉलंटियर खड़ा है बोलते हुए, नमस्ते जी, सोशल आउटरीच सर्वे, प्लॉट ट्विस्ट लेवल, इंडियन डेली सोप फिनाले। लेकिन यही चीज स्ट्रैटेजी को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि आरएसएस अब सिर्फ ट्रेडिशनल हिंदू मोबिलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं दिखती, वो सोशल नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी प्रेजेंस लोगों की एवरीडे लाइफ का नॉर्मल हिस्सा लगे। और इसमें एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विद्या भारतीय नेटवर्क के जरिए रिपोर्टेडली हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स, हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। यानी अगर पॉलिटिक्स को सिर्फ इलेक्शन डे तक सीमित समझेंगे तो पिक्चर मिस हो जाएगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अक्सर क्लासरूम, सोशल वर्क और कल्चरल स्पेसेस से धीरे धीरे बिल्ड होता है। अब केरला का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। हिंदूज करीब 54%, मुस्लिम्स लगभग 26%, क्रिश्चियंस करीब 18%। यानी यहां सिंपल हिंदू कंसोलिडेशन वाला फॉर्मूला उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता जितना नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में चलता है। इसलिए केरला में आरएसएस की स्ट्रैटेजी प्योरली इलेक्टोरल नहीं लगती, वो लॉन्ग टर्म सोशल एक्सेप्टेंस बिल्ड करने की कोशिश करती दिखती है। और फिर आता है टेम्पल्स वाला एंगल। केरला में देवास्वम बोर्ड्स हजारों टेम्पल्स मैनेज करते हैं और कई बार गवर्नमेंट सर्कुलर्स आए जिनमें टेम्पल प्रीमिसेस में आरएसएस एक्टिविटीज को लेकर रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई। अब सरकारें रिस्ट्रिक्शंस तब लगाती है जब उन्हें लगे कि इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। मतलब अगर स्कूल प्रिंसिपल सडनली बोल दे कल से बैक बेंचर्स लास्ट बेंच पर नहीं बैठेंगे, तो समझ जाइए बैक बेंचर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गए थे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरएसएस शायद इमीडिएट इलेक्शन कन्वर्जन के लिए काम ही नहीं कर रही। उनका मॉडल ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी मैंगो ट्री लगा रहा हो, उसे पता है फल आज नहीं आएंगे, शायद 10 साल बाद आएंगे, लेकिन प्लांटिंग अभी करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारे लोग आरएसएस को सिर्फ इलेक्शन लेंस से देखकर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन शायद सोशल नेटवर्क्स, इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजिकल फेमिलियरिटी बिल्ड करने में लगी है। और यही चीज साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को इतना फैसिनेटिंग बनाती है, क्योंकि सरफेस पर कुछ और दिखता है लेकिन ग्राउंड के नीचे एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गेम चल रहा होता है। अब अगर केरला आरएसएस का लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट लैब है, तो तमिलनाडु उसका सबसे बड़ा इम्पॉसिबल मिशन माना जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स इंडिया के बाकी कई स्टेट्स से बहुत अलग इवॉल्व हुई है। यहाँ द्रविडियन मूवमेंट, रैशनलिस्ट पॉलिटिक्स, लैंग्वेज आइडेंटिटी, ये सब सिर्फ पॉलिटिकल टॉपिक्स नहीं है, ये लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। मतलब नॉर्थ इंडिया में अगर कोई स्पीच में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बोल दे तो ऑडियंस क्लैप कर सकती है, लेकिन तमिलनाडु में कई लोग ऐसे देखेंगे जैसे नेटफ्लिक्स पर अचानक अनस्किपेबल ऐड आ गया हो। इसीलिए हिस्टोरिकली तमिलनाडु आरएसएस के लिए आसान स्टेट कभी नहीं रहा, लेकिन 2014 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। आरएसएस लिंक्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में शाखास की संख्या करीब 3,500 से बढ़कर 6,500 प्लस तक पहुंच गई, यानी लगभग डबल ग्रोथ विद इन अ डेकेड। और ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ शाखा एक्सपेंशन नहीं किया, बल्कि कल्चरल स्ट्रैटेजी भी काफी अग्रेसिवली पुश करनी शुरू की। अब यहां स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, तमिल आइडेंटिटी ट्रेडिशनली द्रविडियन पॉलिटिक्स के साथ स्ट्रांगली जुड़ी रही है, इसलिए डायरेक्ट नॉर्थ इंडियन स्टाइल नेशनलिज्म यहां उतना इजीली सेल नहीं होता। तो आरएसएस इकोसिस्टम ने अप्रोच थोड़ी अलग रखी। टेम्पल सेंटर्ड मोबिलाइजेशन, मुरुगन पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअल यात्रास, काशी तमिल संगमम जैसे प्रोग्राम्स,
यानी कोशिश ये दिखती है कि तमिल प्राइड और ब्रॉडर हिंदू आइडेंटिटी को एक साथ मर्ज किया जाए। मतलब नैरेटिव कुछ ऐसा बनने लगा, तमिल कल्चर और हिंदू सिविलाइजेशन अलग नहीं है, दोनों सेम स्टोरी के डिफरेंट चैप्टर्स हैं। और ऑनेस्टली पॉलिटिकली ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर कोई आइडियोलॉजी सीधे आपकी आइडेंटिटी रिप्लेस करने आएगी, रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर वो बोले नहीं नहीं, हम आपकी आइडेंटिटी को ही लार्जर आइडेंटिटी का हिस्सा बता रहे हैं, तो डिस्कशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? ग्राउंड इलेक्टोरल डेटा अभी भी बहुत लिमिटेड सक्सेस दिखाता है। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर लंबे समय तक 3% के आसपास ही घूमता रहा। 2016 में सैकड़ों सीट्स कॉन्टेस्ट की, रिजल्ट 0 सीट्स। बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन अभी भी स्टेट लेवल डोमिनेंस तो दूर की बात है। और यही पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि फ्रैगमेंटेड मल्टी कॉर्नर्ड स्टेट्स में इवन स्मॉल वोट शेयर चेंजेस बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत का मार्जिन सिर्फ 5% है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्लोली 2 से 3% वोट शिफ्ट करवा दे तो पूरी सीट फ्लिप हो सकती है। मतलब पॉलिटिक्स कभी कभी आईपीएल ऑक्शन जैसी लगती है। आपको हर प्लेयर नहीं खरीदना, बस सही जगह थोड़ा बैलेंस शिफ्ट करना है। और आरएसएस शायद यही लॉन्ग टर्म सोशल शिफ्ट बनाने की कोशिश कर रही है। अब साउथ इंडिया ओवरऑल बीजेपी आरएसएस प्रोजेक्ट के लिए इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि साउथ सिर्फ जियोग्राफिकली अलग नहीं है, उसकी पॉलिटिकल इवोल्यूशन अलग है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ डीडीएच आइडेंटिटीज रीजनल मूवमेंट से निकली। यहाँ कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, लिंग्विस्टिक प्राइड मूवमेंट्स हुए, लोकल कल्चरल असर्शंस हुए। इसलिए एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिटिकल नैरेटिव यहाँ उतना इजीली फिट नहीं बैठता। नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स में बीजेपी को पावरफुल रीजनल वैक्यूम मिला, लेकिन साउथ में पहले से स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज मौजूद हैं। डीएमके, एआईएडीएमके, लेफ्ट, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, रीजनल कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। यहां कंपटीशन ऑलरेडी क्राउडेड है। मतलब बीजेपी यहां ऐसे एंटर कर रही है जैसे ऑलरेडी पैक्ड शादी में कोई नया डीजे अपना स्पीकर लेकर आ जाए। एक्सक्यूज मी गाइस, अब मेरा प्लेलिस्ट चलेगा। और इसी वजह से डिस्पाइट मोडीज पॉपुलैरिटी नेशनली, साउथ इंडिया में वही डोमिनेंस ट्रांसलेट नहीं हो पाई जो नॉर्थ इंडिया में दिखती है। लेकिन यहां सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होगी? आरएसएस को सिर्फ करंट इलेक्शन रिजल्ट्स देखकर डिसमिस कर देना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन शायद अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगले जनरेशन के लिए काम कर रही है। स्कूल्स, वेलफेयर नेटवर्क्स, टेम्पल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, नेबरहुड आउटरीच, ये सब इमीडिएट वोट कन्वर्शन टूल्स नहीं है। ये लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल फैमिलियरिटी बिल्ड करने के टूल्स हैं। और हिस्ट्री में कई ऑर्गेनाइजेशंस ने यही किया है। पहले सोशल लेजिटिमेसी बनती है, फिर पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन, और फिर धीरे धीरे इलेक्टोरल ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं कि साउथ सडनली बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। द्रविडियन पॉलिटिक्स अभी भी डीपली रूटेड है। केरला में लेफ्ट इकोसिस्टम अभी भी पावरफुल है, लेकिन सिमल्टेनियसली आरएसएस भी पीछे हटती नहीं दिख रही। वो स्टेडीली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या साउथ इंडिया सच में आरएसएसबीजेपी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दीवार है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा लेवल है जिसे क्लियर करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है? क्योंकि अगर ऑनेस्टली देखें, जब कोई आइडियोलॉजी सडनली बाहर से आती हुई लगती है, लोग रेजिस्ट करते हैं। लेकिन जब वही चीज धीरे धीरे फेस्टिवल्स, स्कूल्स, नेबरहुड एक्टिविटीज, कल्चरल आइडेंटिटी और सोशल वर्क के थ्रू नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बनने लगे, तब रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। और शायद आरएसएस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। इमीडिएट हेडलाइंस नहीं, ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि साउथ इंडिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ऐसा बोलना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। रियलिटी ये है कि साउथ की रीजनल आइडेंटिटीज अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तमिल आइडेंटिटी अभी भी डीपली इमोशनल इश्यू है। केरला में पॉलिटिकल अवेयरनेस और आइडियोलॉजिकल डिबेट्स काफी इंटेंस हैं। तेलंगाना और आंध्रा में रीजनल पार्टीज अभी भी मेजर रोल प्ले करती हैं। कर्नाटक में बीजेपी स्ट्रांग है, लेकिन वहां भी पॉलिटिक्स कंप्लीटली वन साइडेड नहीं है, यानी रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद है।
और काफी पावरफुल है, लेकिन सिमल्टेनियसली आरएसएस भी पीछे हटती नहीं दिखती। और ऑनेस्टली यही चीज इसे पॉलिटिकली फैसिनेटिंग बनाती है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्शन हारने के बाद डिमोटिवेट हो जाती है, लेकिन आरएसएस का ऑपरेटिंग मॉडल अलग दिखाई देता है। वो शायद इलेक्शन को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस का एक स्टेज मानती है। और इसी डिबेट की वजह से आरएसएस आज भी इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में बनी हुई है। लेकिन चाहे कोई सपोर्ट करे या अपोज, एक चीज डिनाई करना मुश्किल होता जा रहा है, आरएसएस अब सिर्फ नॉर्थ इंडिया फेनोमेनन नहीं रह गई। साउथ इंडिया में भी उसकी सोशल प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। शायद इलेक्टोरल डोमिनेंस अभी दूर हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल एम्बेडिंग क्लियरली विजिबल है। और शायद साउथ इंडिया में आरएसएस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल में शायद अभी प्रॉपरली शुरू हुई है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती। असली इन्फ्लुएंस कई बार धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर बिल्ड होता है, स्कूल्स, कल्चर, सोशल आउटरीच और आइडियोलॉजी के जरिए। साउथ इंडिया में बीजेपी अभी हर जगह मजबूत नहीं दिखती, लेकिन आरएसएस लगातार लॉन्ग टर्म ग्राउंड वर्क करती नजर आती है। यही वजह है कि सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स देखकर किसी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत समझना मुश्किल हो जाता है। अब आगे क्या होगा? साउथ इंडिया फ्यूचर में भी रेजिस्टेंस बनाए रखेगा या धीरे धीरे पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज जरूरी है, किसी भी आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली सपोर्ट या हेट करने से पहले डेटा और ग्राउंड रियलिटी को समझना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हाफ नॉलेज रॉकेट की स्पीड से फैलती है और फुल नॉलेज को लोग स्किप एड समझकर निकल जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।